नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, जिसमें हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया कि वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम है तो एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे करना, और एवरेज एक्सेलरेशन से ही हमने समझा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होगा। वो है dv बाई dt, और dv बाई dt का मतलब कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन अगर है तो उसको डिफरेंशिएट करना, जिससे dv बाई dt बन जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा है। अब नेक्स्ट एक बात समझो कि इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम ऐसा मानेंगे ना कि ये वो केस है जिसमें वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम है। दिस नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे एक बहुत बेसिक बात डिस्कस की थी पहले कि कोई भी क्वांटिटी y जब फंक्शन ऑफ x होती है तो उसके दो टाइप बन सकते हैं। या तो y x के साथ यूनिफॉर्मली चेंज होगा या तो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगा। यानी या तो y x का लीनियर फंक्शन होगा, मतलब y x ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, या y x ग्राफ कोई एक कर्व होगा। ठीक है, तो जब जब भी ये बात आएगी तो ये दो टाइप बनेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन विच इज एक्सेलरेटेड मोशन, और इसमें वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो दो केस बनने ही बनने हैं। एक वो केस जिसमें वेलोसिटी टाइम का लीनियर फंक्शन होगा, और एक वो केस जिसमें वेलोसिटी टाइम का नॉन लीनियर फंक्शन होगा। यानी वो केस जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ यूनिफॉर्मली चेंज होगी, और एक वो केस जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगी। एक वो केस जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और एक वो केस जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई कर्व होगा। तो अगर वेलोसिटी लीनियरली चेंज होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यानी उस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होगा मतलब dv बाई dt कांस्टेंट होगा, और dv बाई dt तो क्या है? एक्सेलरेशन। यानी एक वो केस होगा जिसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, और एक वो केस होगा जिसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म होगा। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन विच इज एक्सेलरेटेड मोशन के फर्दर हमारे पास टू टाइप्स। वन इज यूनिफॉर्मली accelerated motion and this one is non uniformly accelerated motion. इस केस में velocity time graph is a straight line graph, straight line graph, और ये is some curve। वो कर्व कैसा भी हो सकता है, कोई कर्व। और dv by dt is constant। देखो, हम वेरिएशन स्टडी ही कर रहे हैं टाइम के साथ। देखो, बेसिक बात कहाँ से शुरू हुई? पोजीशन चेंजिंग विद टाइम। तो दो केस बने, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में फर्दर बात हो रही है। तो चेंज ऑफ पोजीशन हो, चेंज ऑफ वेलोसिटी हो, ये सब टाइम के साथ ही स्टडी हो रहा है। जब पोजीशन चेंजिंग विद टाइम हुआ तो मोशन हुआ, फिर वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अब फर्दर हम एक बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन। तो व्हेन आई से कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, आई मीन टू से विद टाइम इट इज कांस्टेंट। एक ऑब्जेक्ट मूविंग है, अलग अलग इंस्टेंट पर उसका अलग अलग पोजीशन है।
हर इंस्टेंट पर उसकी अलग अलग वेलोसिटी है, हर इंस्टेंट पर उसका अलग अलग एक्सेलरेशन है, तो टाइम वाइज एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। देखो पोजीशन तो चेंज होनी ही होनी है, नहीं तो फिर मोशन ही नहीं होगा, रेस्ट हो जाएगा। अब पोजीशन के बाद नेक्स्ट बात आई वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी हर टाइम पर सेम है, वो केस अलग हो गया, वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन इज 0, बट अगर अलग अलग इंस्टेंट पर वेलोसिटी अलग अलग का केस है, वो केस क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। अब फिर फर्दर बात आती है कि जो एक्सेलरेशन है वो फंक्शन ऑफ टाइम है क्या? तो अगर वो नहीं है तो वो केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज कांस्टेंट। और यहां पर dv by dt इज चेंजिंग विथ टाइम। और आप समझे सारी बात को, ये बात शुरू में डिस्कस हुई कि जब y-x ग्राफ एक कर्व होगा तो dy by dx पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट होगा। क्योंकि vt ग्राफ कर्व है तो dv by dt को पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट होना ही था ना। सो इन दिस केस एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विथ टाइम, dv by dt इज चेंजिंग विथ टाइम। इसलिए इस केस में अगर आप किसी इंटरवल का एवरेज एक्सेलरेशन ढूंढो भी, किसी बड़े इंटरवल का, तो वो वही आएगा जो किसी स्मॉल इंटरवल का है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। बट यहां किसी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन अलग होगा और इंटरवल का अलग होगा, यानी dv by dt और डेल्टा v by डेल्टा t, इन दोनों आपस में यहां सेम होने की कोई कंडीशन नहीं है। तो पोजीशन टाइम रिलेशन हमें गिवन हो तो हम डिफरेंशिएट करके क्या बना लेते हैं? वेलोसिटी टाइम। अच्छा, जब भी आपके पास लीनियर फंक्शन होता है तो वो कौन सी फॉर्म होती है? y इक्वल टू mx प्लस c। जैसे x इक्वल टू 3t प्लस 4, ये रिलेशन अगर है तो रिलेशन देखते ही हम बोलेंगे इट इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस वेलोसिटी प्रेजेंट इज कांस्टेंट, इन दिस केस एक्सेलरेशन इज 0। लेकिन अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करें तो अपने आप ये सारी बात प्रूव भी होगी। आप dx by dt करें तो आएगा 3 के साथ t नहीं आएगा, यानी t अगर आएगा तो t की पावर 0 होगी, यानी कोई भी t हो, एनीथिंग पावर 0 तो 1 ही होता है, तो कोई भी t हो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। और फिर dv by dt करें तो कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या? 0। तो ये बात प्रूव भी होगी, लेकिन आपको जल्दी से ये बात आइडेंटिफाई कर लेनी है कि यूनिफॉर्म मोशन xt रिलेशन लीनियर फंक्शन, इसको छोड़ के कोई भी x रिलेशन होगा वो फॉल करेगा अंडर द कैटेगरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके अलावा जो भी कैटेगरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x अगर 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 है, इसको मैथ्स में ना क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं जिसमें पावर 2 हो। इस केस में देखो डिफरेंशिएशन में y अगर x टू दी पावर n था तो डिफरेंशिएट किया तो x की पावर क्या बन गया? n माइनस 1। तो इस बात को लिंक करें कि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं पावर 1 से कम हो जाती है। तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो फर्दर दो टाइप्स हैं कि एक केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और एक केस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हमें पोजीशन टाइम फंक्शन से ही ये जज करना हो कि ये उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के जो फर्दर दो टाइप्स हैं उसमें से कौन सी टाइप है। यूनिफॉर्म मोशन तो क्लियर है, पोजीशन टाइम रिलेशन से ही ये जजमेंट लेनी है कि ये कौन सा टाइप है। तो उसको आप समझे बात को। अगर आपके पास लीनियर फंक्शन है तो ये क्या टाइप है? यूनिफॉर्म मोशन। और लीनियर नहीं है तो कुछ भी है तो वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर इसको छोड़ करके बाकी जो इनफाइनाइट पॉसिबल फंक्शंस होते हैं उनमें से एक फंक्शन होता है क्वाड्रेटिक, जिसमें t की पावर 2 होती है।
तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो पार्ट 2 से क्या बन जाएगी 1 फंक्शन के अंदर, जैसे dx बाय dt इज 6t माइनस 4, यानी v का एक्सप्रेशन है 6t माइनस 4, v का फंक्शन है 6t माइनस 4। तो यहां से आप समझे इस बात को कि ये वेलोसिटी टाइम का लीनियर फंक्शन हो गया। ये इक्वेशन एक लीनियर फंक्शन की इक्वेशन है। तो जब वेलोसिटी टाइम का लीनियर फंक्शन हो तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप चेक कर लें, आप करें dv बाई dt, तो dv बाई dt आएगा ना 6, यानी कि कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो x लीनियर फंक्शन हो तो यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म मोशन। और अगर x क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम है तो ये केस है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इस केस में जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी टाइम फंक्शन बनाएंगे तो वो लीनियर ही बनेगा। और इसको इन जोड़ करके बाकी फिर कोई भी हो तो वो फॉल करेगा इन दी कैटेगरी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, बाकी आपको कोई भी केस रहे तो आप ये डिफरेंशिएट करके सब ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन जल्दी से उसको समझ पाएं उसके लिए मैं थोड़ी सी ये बात डिस्कस कर रहा हूं कि हम पोजीशन टाइम से ही क्विकली जज कर सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी है। ये है यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब क्या, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो पोजीशन टाइम से वेलोसिटी टाइम और वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। लेकिन अब जनरल मैथ्स देखो समझ के रखो कि अगर x t टू द पावर 3 है तो dx बाय dt यानी v ये 3t स्क्वायर है। जब एक पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है और उसकी वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हर t पर अलग v है, अलग x है, यानी आप कोई v और x का भी तो रिलेशन बना सकते हो। आपको ये सब केस दिया जा सकता है कि x अगर ये फंक्शन है तो इस केस में जो वेलोसिटी है उसका पोजीशन के साथ रिलेशन एक्सप्लेन करो, तो ये डिफरेंशिएशन आपको देगा वेलोसिटी टाइम, क्योंकि xt है, आप dx बाई dt करेंगे तो dx बाई dt बाय डेफिनेशन v होता है। नाउ यू हैव x t क्यूब v 3t स्क्वायर, तो यहां से फर्स्ट फंक्शन से व्हाट इज t, t इज x टू द पावर 1 बाय 3, इस t को यहां पुट कर दें तो v बनता है 3x टू द पावर 2 बाय 3। तो v फंक्शन ऑफ टाइम, v फंक्शन ऑफ x, ये सब पूछा जा सकता है। यानी आप स्ट्रेट क्वेश्चन बना सकते हैं कि x t क्यूब है। एक तो क्वेश्चन ये बनाना है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, या क्या बना सकते हैं, फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू 1। तो आपने vt और xt से इन दोनों में से t को एलिमिनेट करके vx बनाओ। अब इसमें कोई भी x पुट करेंगे तो v एट एनी x आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फर्दर अगर v 3t स्क्वायर है, v 3t स्क्वायर है तो dv बाई dt क्या होगा, dv बाई dt 6t होगा, dv बाई dt 6t होगा, यानी एक्सेलरेशन जो है ये 6t होगा। और यहां भी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v भी पूछा जा सकता है। वो जनरल मैथ्स है। देखो फंक्शंस आपस में रिलेट करके नए फंक्शन बना सकते हैं हम। जब t x टू द पावर 1 बाय 3 था तो एक्सेलरेशन टाइम का ये फंक्शन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 6,
t की जगह लिखे x टू द पावर 1/3, तो ये एक्सेलरेशन x का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही v है 3t², तो इस फंक्शन से t क्या है, t है v/3 अंडर रूट, t है v/3 अंडर रूट। तो इस t को, a है ना 60, तो यहां से a को लिखें 6 और t की जगह √v/3, तो ये a इन टर्म्स ऑफ v आ जाएगा। हमें देखो ऑप्शंस में से आंसर सेलेक्ट करना होता है। आपको पोजीशन टाइम फंक्शन दे करके क्वेश्चन में पूछा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में एक्सेलरेशन का फंक्शन ऑप्शन में है, बट इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है। तो आपने इससे तो ये विद टाइम ही आएगा, x t³ था तो डिफरेंशिएट विद टाइम किया तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो a टाइम का ही फंक्शन आया। लेकिन आप इंटरचेंज करते हुए v इन टर्म्स ऑफ x बना सकते हो, ऐसे ही एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x भी बना सकते हो, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v भी बना सकते हो। तो ये सब भी केस रहेंगे साथ में। ठीक है, और जैसे पोजीशन टाइम ना देकर पहले से ही वेलोसिटी टाइम दिया हो और एक्सेलरेशन पूछा हो, तो आप डिफरेंशिएट विद टाइम करके एक्सेलरेशन बना सकते हैं। लेकिन अभी हमने समझा कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन भी एक्सप्रेस हो सकती है और वेलोसिटी एक्स का फंक्शन भी रिप्रेजेंट हो सकती है। जिस समय एक्स टी फंक्शन गिवन है तो हम ए तक आ सकते हैं दो बार डिफरेंशिएट करके, लेकिन वेलोसिटी 3t² दिया है और पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2, तो dv/dt is 60, a is 60, so at t इक्वल टू 2, तो a है आपके पास 6 × 2 12। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये हमने पहले भी किया है। लेकिन नया पॉइंट ये समझना है कि हो सकता है ना कि वेलोसिटी आपको x का ही फंक्शन दिया हो, v अभी समझा हमने कि v इन टर्म्स ऑफ t भी लिख सकते थे और v इन टर्म्स ऑफ x भी बन सकता है। हमें केस बना करके दिया हुआ है, हमें नहीं पता ये किस x से बना हुआ है, तो ये स्ट्रेट x का फंक्शन दे दिया जाए और यहां पूछा जाए कि फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2, तो कैसे करना। डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt। ये फंक्शन क्या दे दिया, v फंक्शन ऑफ x। तो जो जैसा फंक्शन है हम वैसा ही कर दें। हम इसको यहां dv/dx कर सकते हैं, जैसे y फंक्शन ऑफ x तो dy/dx कर सकते हैं। तो यहां अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मैं ये तो लिख सकता हूं कि dv/dx is 6x, बट dv/dx तो बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन क्या है बाय डेफिनेशन, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ये dv/dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद पोजीशन तो एक्सेलरेशन नहीं होता है और हमें तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करना है ऐसे केस में। अब जनरल देखो, सब मैथ्स की जगलरी है, सिंपल हम जनरल मैथ्स सब अप्लाई करें। जैसे एक्सेलरेशन होता है dv/dt, राइट। अब मैं किसी भी टर्म को, किसी भी क्वांटिटी को सेम टर्म से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड कर दूं, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूं, डिवाइड बाय 3 करूं, तो एक ही बात है ना। तो इसको हम dx से मल्टीप्लाई भी कर दें और dx से डिवाइड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dv/dt लिखना
या dv बाई dt इंटू dx बाई dx एक ही बात है। लेकिन अब आप इसको रीअरेंज करो, अब प्रोडक्ट में है ना, तो ये dx बाई dt क्लब हो सकता है, यानी ये अगले स्टेप में ऐसा लिखा जा सकता है कि dx यहां कर दो, dv यहां कर दो, तो dx बाई dt इंटू dv बाई dx। तो dx बाई dt तो पता है v बाय डेफिनेशन, तो यहां से a का एक एक्सप्रेशन बनता है a इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dx। तो ये बात याद रखनी है कि एक्सेलरेशन जो बाय डेफिनेशन dv बाय dt होता है वो v और dv बाय dx का प्रोडक्ट भी होता है। तो अभी v दिया था 3x स्क्वायर, dv बाय dx सॉल्व हो गया 6x, और v और dv बाय dx का प्रोडक्ट, यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, v dv बाय dx, और राइट हैंड साइड क्या बनेगी, 3x स्क्वायर इंटू 6x। तो v dv बाय dx इज एक्सेलरेशन, तो 18x टू द पावर 3। अब जिस भी x पे पूछा है, x इक्वल टू 2 पे पूछा है, तो x इक्वल टू 2 यहां पुट कर दें, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये समझे, v x का फंक्शन दिया हो और एक्सेलरेशन एट एनी x पूछा जाए तो कैसे a बनाना, ये बात याद रखनी है कि एक्सेलरेशन तो होता है dv बाई dt, बट इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ v एंड dv बाई dx। तो जब भी vx का फंक्शन होगा तो हम v को डिफरेंशिएट करके dv बाई dx बना लेंगे, फिर v को और dv बाई dx को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे a एट एनी x आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। बहुत सिंपल, ये हम सब 9th में हमने किया है, मैं उसको वापस आपको रिलेट कर रहा हूं। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट s अपॉन t इज वेलोसिटी। वैसे s बाय t क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, लेकिन जब मैं देखूं खाली वेलोसिटी तो मतलब आई एम राइटिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में आप एवरेज किसी इंटरवल के लिए फाइंड आउट करो या इंस्टेंटेनियस करो, वो एक ही होती है, इसलिए उसको बस वेलोसिटी लिख दिया। लेकिन s क्या होता है, s इज स्ट्रेट लाइन मोशन में s का मतलब पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां किसी इंटरवल t का डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब मान लो वेलोसिटी कुछ वैल्यू है, लेट वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि केस यूनिफॉर्म मोशन का है, तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ तो वेलोसिटी कांस्टेंट है 10, वो इट्स नॉट चेंजिंग, विच मीन्स कि v का एक 10 वैल्यू यहां सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपके पास कांस्टेंट है, यानी किसी भी t पे चेक करो तो v का वैल्यू क्या है, 10 है, v इज कांस्टेंट विद टाइम। तो किसी भी टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या है, v इंटू टी। सपोज s इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स पूछना है, तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स का मतलब हो गया कि t0 से t5 तक, तो यहां से वो s क्या बनेगा, वो 10 इंटू 5 बनेगा। और यहां ग्राफ में आप देखें तो t0 ये पॉइंट था और t5 को यहां पॉइंट होगा,
तो ये 10 × 5 जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां चेक करें तो ये 0 और 5 के बीच में जो ये VT ग्राफ था, इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में विद इन दीज टू लिमिट्स ऑफ टाइम, ये जो एरिया है, ये एरिया 10 × 5 ही तो है, ठीक है ना। तो यहां से बात याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम अगर ग्राफ गिवन है तो जिस भी इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, उस इंटरवल में उस ग्राफ के अंडर अप टू टाइम एक्सिस जो एरिया होता है, यानी आपके पास जो बात बहुत सिंपल यहां प्रूव हुई, ये बात हर केस में वैलिड है। यानी वेलोसिटी टाइम ऐसा ग्राफ, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम चेंजिंग ग्राफ हो, चेंजिंग में ग्राफ कैन बी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैन बी कर्व, केस कोई भी हो, वेलोसिटी कांस्टेंट का केस हो, वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम का केस हो, वेलोसिटी चेंजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम का केस हो, वेलोसिटी चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्मली विद टाइम का केस हो, हमारे पास ये रिजल्ट है कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉटेड है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए और आपको किसी भी टाइम इंटरवल में किसी t इनिशियल से t फाइनल तक डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, तो आपने उन इंस्टेंट्स को, जैसे ये 0.5 था, ये 1.6 भी हो सकता था, 2.7 भी हो सकता था, जो भी इंटरवल दिया हो, उस इंटरवल t इनिशियल से टाइम एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन ले जाओ, टाइम फाइनल से लाइन ले जाओ, तो टाइम एक्सिस और कर्व के बीच में विद इन द लिमिट्स ऑफ टाइम जो एरिया आता है, वो एरिया उस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सो एक सिंपल सी बात ऐसे लिखी जाती है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिफरेंस ऑफ पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये मैंने आपको इस एग्जांपल से लिंक किया और फिर इसको मैंने जनरलाइज कर दिया। ये जो मैंने बात लिखी है, ये खाली कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में वैलिड ऐसा नहीं है, ये हर केस में वैलिड है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे t0 पर वेलोसिटी है u और एट एनी t वेलोसिटी है v। नाइन्थ में आप बोलते थे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल t, फाइनल t। तो अगर मैं अब यूनिफॉर्म मोशन तो डिस्कस हो ही गया, मैं अब एग्जांपल दे रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यू हैव टू केसेस, आइदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो if acceleration is uniform and let equal to a, तो क्योंकि dv by dt और डेल्टा v by डेल्टा t सेम ही होना है, तो इस टाइम का डेल्टा क्या है, t माइनस 0, और v का डेल्टा क्या है, v माइनस u, तो a क्या आता है, v माइनस u by t। यानी at इक्वल टू v माइनस u, यानी v इज u प्लस at। अरे समझ में, ये आपने 9th में क्वेश्चन की है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में
initial or final velocity in the interval of time t are related to each other as v equal to u plus at. अब y इक्वल टू mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसको ग्राफ पे शो करूं स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप क्या होगा a और इंटरसेप्ट क्या होगा u। यानी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जिस स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट ऑन दिस वेलोसिटी एक्सिस इज u, इंटरसेप्ट u, और इस लाइन का स्लोप का मतलब होता है ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा, तो tan थीटा इज व्हाट, इट इज a, स्लोप इज a, ये बनेगी लाइन। तो किसी इंटरवल में जैसे t0 से मुझे किसी t तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से एक ऑब्जेक्ट मूविंग है और मुझे किसी इंटरवल ऑफ टाइम t में उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो बाय दिस डेफिनेशन कि जो भी ग्राफ हो उसके अंडर एरिया जो होता है, अब ये ग्राफ ये है, तो t0 से लेकर के और इस t तक मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में ये एरिया होता है। ये एरिया बाय दिस डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये फिगर देखें हम तो ये फिगर एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम में किसी t पर वेलोसिटी क्या है, इसी इक्वेशन से t0 की वेलोसिटी है u, किसी t की वेलोसिटी क्या है, तो आंसर है कि वो वेलोसिटी है v, ठीक है ना, और स्लोप है tan थीटा। यानी ये अगर ढूंढना है, ये साइड है u, ये क्या है, तो दिस बाय दिस इज व्हाट tan थीटा। तो ये आपके पास, मैं इसको कुछ भी नाम देता हूं y, तो y इज y अपॉन t, ये है साइड t, इज a, यानी y क्या है at। तो इस ट्रेपीजियम में ये पूरी साइड क्या बनती है, u प्लस at, यानी v ही है वो, आप समझे बात को, ये v क्या है u प्लस at ना, तो ये साइड क्या बनी u प्लस at, ये साइड क्या बनी u, और ये क्या है t। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, दैट इज u प्लस at into distance between them, what is that, t। तो आप चेक करें, s इज हाफ, ये है 2u प्लस at इंटू t, तो s ये t बाय 2, ये इंटू टी को यहीं लिख लो t बाय 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा ut, और ये क्या बनेगा हाफ at स्क्वायर। तो आपने 9th क्लास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए रिजल्ट पढ़ा ना, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो v इज u प्लस at, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये हमने इसी डेफिनेशन को यूज करके प्रूव किया कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद इन द इंटरवल ऑफ टाइम गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। यहां से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमें किसी इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है, हमें किसी इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी की बात करनी है, तो ये इक्वेशंस आपको स्टैंडर्ड याद रखनी है कि अगर मुझे एक्सेलरेशन गिवन है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9th क्लास में ये सब सिंपल केस किए आपने, तो आपने कोई डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढना, किसी टी में क्या v है ये कैसे ढूंढना। तो
जैसे ये VT रिलेशन और ये क्या है, ये ST रिलेशन। अभी आप देखो कि अगर मैं इसमें से T इसमें पुट कर दूं वापस, तो मेरे पास V और U और S का रिलेशन आ जाएगा, T हट जाएगा। यहां से ये इसी से तो बना है, यहां से क्या बनना है, T इज V माइनस U अपॉन A। तो इस T को यहां पुट करें, S इज U इंटू V माइनस U अपॉन A प्लस हाफ A एंड T स्क्वायर इज V माइनस U अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, तो ये S इज टेक V माइनस U कॉमन, तो U बाय A प्लस ये A बाय A स्क्वायर है, तो A कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा V माइनस U अपॉन A। सो S इज, और यहां 2 भी है, ठीक है, 2 भी है, V माइनस U बाय A भी कॉमन ले लो, तो क्या बचा, U प्लस V माइनस U बाय 2, तो S V माइनस U अपॉन A, इसको सॉल्व करें, 2U प्लस V माइनस U अपॉन 2, तो ये बन रहा है V माइनस U अपॉन A और V प्लस U अपॉन A, और सॉरी 2, तो 2A यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये V माइनस U V प्लस U क्या बन जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये आपके पास V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, ये इक्वेशन भी आपने की हुई है। इन दोनों इक्वेशंस से T एलिमिनेट किया, तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ट्रेवलिंग S का रिलेशन आ गया कि इनिशियल वेलोसिटी U थी, एक्सेलरेशन A था और S ट्रेवल किया, तो S ट्रेवल करने के बाद फाइनल V क्या है, यानी टाइम पता ही नहीं है कि वहां तक आने में टाइम कितना लगा है, S ट्रेवल किया तो फाइनल V क्या है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। बट रिमेंबर, ये सब इक्वेशंस 9th क्लास में हमने वो एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट ना हो वो डिस्कस ही नहीं किया। 9th क्लास की बुक अगर आपके पास हो तो आप चेक कर लेना उस बुक को। 9th क्लास में इस केस को कोई डिस्कस भी नहीं करता है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। वहां सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, एंड एक्सेलरेटेड मोशन में ये इक्वेशन है डायरेक्ट। वहां इस बात को डिस्कस ही नहीं किया गया है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जो एक्सेलरेटेड मोशन है, उसके भी फर्दर 2 टाइप होते हैं। वहां सीधा एक ही टाइप है, दूसरी टाइप का वहां नाम भी नहीं लिया है और उसकी बात की है। तो यही सब बात वहां हुई है। बट 11th क्लास में ये सब भी करना है दोबारा से, लेकिन अभी हमें वो केस भी करना है व्हेन इट इज ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वो कैसे करेंगे उसकी बात आगे करते हैं। बट ध्यान ये रखना है क्योंकि अब हमें दोनों केस आने हैं, तो ये सिर्फ उसी केस में अप्लाई करना जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जैसे मान लो एक्सेलरेशन दिया है 3, ओनली 3, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट है, यानी इसके साथ अगर मैं लिखना भी चाहूं तो ये t टू द पावर 0 है। व्हेन यू से इट इज ओनली 3, इट मींस इसके साथ जो t है उसकी पावर 0 है। तो t 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, पावर तो 0 ही है ना। तो हर t पर a की वैल्यू 3 है। ऐसे केस में ये सब अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन 3 की जगह दिया है 3t, 3t स्क्वायर, 3t क्यूब, कुछ भी, a is given as function of time, it means acceleration अलग अलग टाइम पर अलग अलग है। ऐसे केस में ये सब यूज नहीं कर जाना कि कहीं ये a दिया हो, a उठा के इसमें पुट कर दो और एक नई क्वेश्चन बना दो। ये रिजल्ट्स सिर्फ वैलिड थे क्योंकि हमने बात शुरू यहां से की थी कि दिस इज द केस जहां dv बाई dt और डेल्टा v बाई डेल्टा t सेम है।
हमने v माइनस यू बाय टी जो लिखा है वो डेल्टा v बाय डेल्टा टी है, वो dv बाय dt नहीं है। व्हेन इट इज ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो ये पार्ट और ये पार्ट अलग हो जाते हैं, इसलिए उस केस में इसको यूज नहीं कर जाना। और हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? तो एक्सप्रेशन ऑफ ए बताएगा। अगर ए 3 दिया है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, उसमें टी नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो हर टी पर सेम है, तो आपने ये इक्वेशन यूज करनी। और अगर ए इन टर्म्स ऑफ टाइम है तो वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या करेंगे वो हम आगे बात करेंगे उसकी, लेकिन ये इक्वेशंस आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही यूज करनी है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के इन केसेस में क्योंकि एक्सेलरेशन है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां हमने बिल्कुल बिगिनिंग में डिस्कस किया, यूनिफॉर्म मोशन जो बात शुरू की थी कि यूनिफॉर्म मोशन में तो एक ही वेलोसिटी है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में हर मूवमेंट वेलोसिटी बदलती है, तो वहां पर किसी इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी भी ढूंढने के लिए कहा जा सकता है और इंस्टेंटेनियस भी कहा जा सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी एक अलग चीज है और इंस्टेंटेनियस अलग चीज है। यानी ये जो v का एक्सप्रेशन है, ये डिफरेंस, ये क्या बन रहा है, ये इंस्टेंटेनियस है, ये एट एनी t है। लेकिन अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी हो तो एवरेज वेलोसिटी जो मर्जी केस हो, व्हाट इज दैट, s बाय t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां इन 3 इक्वेशंस के साथ एक फोर्थ इक्वेशन और बना के याद करनी है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब हम देखो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या ना हो, जब एवरेज वेलोसिटी की बात आएगी तो वो s बाय टी ही होगा, ठीक है ना, चाहे केस कोई भी हो। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्योंकि s डिफाइन हो चुका है इन टाइम t बाय द फॉर्मूला, तो जब भी s बाय टी सॉल्व होगा, यहां से देखो आप, ये इक्वेशन जो है ये आपको s बाय टी यानी t कॉमन लेके नीचे ले लो आप, तो क्या बनता है, u प्लस ए टी बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस ए टी बाय 2, लेकिन ए टी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ए टी क्या होता है, v माइनस यू, ए टी होता है v माइनस यू, यानी u प्लस v माइनस यू बाय 2, जिसको सॉल्व करें तो ये 2u प्लस v माइनस u बाय 2 implies v average is u plus v by 2। देखो अगर किसी क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, इंटरवल ऑफ टाइम दिया है और एवरेज पूछा है, तो हमें ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये क्या है, बिकॉज बिना ये सब पढ़े सबसे पहले ये बात पढ़ ली थी कि एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कोई टाइम की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्वेश्चन इस तरह से है कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, ठीक है, और किसी मूवमेंट पर हमने चेक किया उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम चेक किया तो वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो इस केस में आपने उस इंटरवल के बिगिनिंग की वेलोसिटी बताई है और उस इंटरवल के एंड की वेलोसिटी बताई है। आपने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया है, कोई इंटरवल ऑफ टाइम नहीं बताया है। तो अगर ये केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया है तो आपने ये रिजल्ट यूज कर जाना है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म
तो किसी इंटरवल ऑफ टाइम की इनिशियल और फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज पता है तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाय 2 आएगी। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 आएगी। तो ये बात, ये 3 इक्वेशंस याद रखेंगे, उसके साथ ये बात भी याद रखेंगे। और इसमें ये v एवरेज s बाय टी था, s बाय टी, ठीक है ना, u प्लस वी बाय 2 यानी s u प्लस वी बाय 2 इंटू टी, मतलब एक ही बात है। ऐसे याद रख लो या इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करके याद कर लो, ये सब एक ही बात है। along with these 3 relations आपके पास ये एक 4th रिलेशन है, ये भी हमें ध्यान रखना है। हमें हमारे इस टॉपिक में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम जिनको आप कहते हैं, ऐसी दी जानी है जिनमें ये इक्वेशंस हमें यूज करनी है। तो वो पूरा अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं टॉपिक ही हो जाता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो वहां हमें ये 4th रिलेशन भी बहुत हेल्प करता है, इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट, उस केस की बात करें जहां वेलोसिटी टाइम के साथ नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि वेरिएबल एक्सेलरेशन में हमें ये सारी बात बदलती है। देखो, अगर एक एग्जांपल से बात समझें कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी टाइम का यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं है तो कोई कर्व होगा। फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी टाइम वेरिएशन है, तो ये कर्व ये शो करता है कि ये केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि इस केस में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्लोप है। तो अगर मुझे इस t इनिशियल से इस t फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास बाय डेफिनेशन तो ये बात ठीक है कि मैं इस t इनिशियल से एक परपेंडिकुलर ले जाऊं ग्राफ तक, ऐसे ही t फाइनल से परपेंडिकुलर ले जाऊं ग्राफ तक, तो जो ये एरिया शेड होगा, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन ये एरिया फाइंड आउट नहीं हो सकता है। ये साइड एक कर्व है, ये साइड स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन हो तो ये ट्रेपीजियम हो जाता है। हमारे पास मैथ्स में ऐसे किसी भी केस का एरिया का कोई फॉर्मूला स्टैंडर्ड है ही नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जहां वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, वहां पर हम ऐसा डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही अपने आप में एक टॉपिक जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा। डिफरेंशिएशन के साथ मैथ्स में एक ब्रांच है कैलकुलस। कैलकुलस ब्रांच में ही हम एक टेक्निक पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, और दूसरी एक टेक्निक होती है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन टेक्निक की हेल्प से ये सब एरिया सॉल्व होता है, ठीक है। और बेसिक बात ये है, आप यहां अलग से समझ लें कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता, ये इस तरह से 0 से t1 तक ये कुछ v1 वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन t1 से t2 में वेलोसिटी बदल गई, वो वेलोसिटी ये हो गई, ठीक है, ये कुछ v2 हो गई।
T2 से T3 ये वेलोसिटी v3 हो गई। यानी आपके पास अगर मैं T0 से फ्रॉम T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू T3 मुझे डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है, तो 0 से T1 तक का ये एरिया, T1 से T2 तक का ये एरिया, T2 से T3 तक का ये एरिया, और ये एरिया V1 इंटू T1 है, नेक्स्ट एरिया V2 इंटू T2 माइनस T1 है, और नेक्स्ट एरिया V3 इंटू T3 माइनस T2 है। यानी मैं 0 से T3 तक चेक करूं तो मेरे पास ये अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन ये ओवरऑल टोटल एरिया सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना? जैसे आप मैथ्स में इस तरह के पॉलीगन्स बनाते हैं और एरिया ढूंढते हैं, लेकिन जब तक वो स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड केस रहता है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। यानी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा भी गिवन हो, उसमें अलग अलग पार्ट में, किसी पार्ट में यूनिफॉर्म मोशन है, किसी पार्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो भी हो सकता है, मतलब कहीं भी कर्व नहीं आए, तो आप पूरे इंटरवल का जो एरिया हो वो एरिया सॉल्व कर लें तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन वो वही रहती है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट है। प्रॉब्लम कहां आती है? जहां कर्व पार्ट आ जाए, जहां आपके पास जैसे इसकी जगह मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दिया है, ये ग्राफ दिया है, यानी ये सपोज 2 सेकेंड्स, ये से 8, ये फर्दर 4, और ये यहां 12, ये 8। तो आप ये 0 से 8 सेकेंड्स तक का, 0 से 8 तक का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो बाय डेफिनेशन ये सब आपके पास जो एरिया है 0 से 8 तक, एरिया अंडर द ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट है। वो अलग बात है कि 2 सेकेंड्स तक इट इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, 2 से 4 तक इट इज ए केस ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम 8 टू 12 एट ए कांस्टेंट रेट, और 4 से 8 तक इट इज ए केस ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम 12 टू 0 एट ए यूनिफॉर्म रेट। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक कार कांस्टेंट स्पीड से चला रहे थे, फिर हम स्पीड अप होने लगे, फिर हमने ब्रेक लगाई, हम स्लो होने लगे, तो हम कांस्टेंट से चल रहे थे 2 सेकेंड तक, फिर हम स्पीड अप हुए 2 से 4 सेकेंड में 12 पहुंचा दी स्पीड हमने, और फिर हमने ब्रेक लगाया और 4 से 8 में 12 से 0 पर आ गए। लेकिन इंक्रीज ऑफ स्पीड कांस्टेंट रेट, डिक्रीज ऑफ स्पीड कांस्टेंट रेट, तो ये एरिया सॉल्व हो सकता है। ठीक है? तो आपको पार्ट्स में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एरिया करते समय आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लें। इस पूरे को एक रेक्टेंगल ले लें, ये जो शेडेड एरिया है ये ढूंढना है, और ये एरिया आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा जिस भी इंटरवल का चाहिए। 2 से 8 तक का चाहिए तो 2 से 8 तक का एरिया ले लो, 4 से 8 तक का चाहिए तो वो एरिया ले लो। लेकिन प्रॉब्लम वहां आएगी जहां कहीं भी कर्व आ जाएगा। जब तक कर्व नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस कि ऐसे केस में जो मैंने कहा कि इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, वो इंटीग्रेशन टेक्निक क्या है, कैसे हम उस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। लेकिन उस टेक्निक का भी बेस यही है जो यहाँ डिस्कस हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसकी कि हमारा एम कहीं एरिया ढूंढना था, और एरिया ढूंढने के लिए इस तरह के केस में वो टेक्निक बनी, फिर वो हर केस में अप्लाई होती है। तो करेंगे इंटीग्रेशन, समझ में आएगी सारी बात। ठीक है?